साल का पहला दिन और मैं देखने पहुंच गया बर्लिन। बर्लिन जगह नहीं, बर्लिन जो स्पिन ऑफ है मनी हाइस्ट का, इससे अच्छा तो बर्लिन ही चला जाता। और अगर एक बात में इसका रिव्यू दूं तो मैं बर्लिन जैसे शोज़ को देख के मुझे एक बात तो समझ में आई है कि कभी कभी कुछ शोज़ इतने ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं कि दूसरों को तो छोड़ो, वो खुद भी उस शो की क्वालिटी, उस शो की परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पाते। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। एक शो था ब्रेकिंग बैड, जो वन ऑफ द बेस्ट शो है IMDb की रेटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। उसका एक स्पिन ऑफ आया था बेटर कॉल सॉल, जो सबसे अच्छा स्पिन ऑफ है अभी तक का। इतना ज़्यादा अच्छा है कि बेटर कॉल सॉल ब्रेकिंग बैड से ज़्यादा अच्छा निकला। बर्लिन शो को बनाने का मोटिव एक्चुअली में वही था कि ये मनी हाइस्ट से भी ज़्यादा अच्छा निकले, क्योंकि ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट, आप कितने भी शो कितनी बार भी बनाए, आप हमेशा चाहेंगे कि आपका ये शो आपके पिछले शो से ज़्यादा बेटर करे। और अगर बर्लिन शो को देख के मैं एक बात बोलना चाहूँ तो क्या ये मनी हाइस्ट सीरीज़ का बेस्ट शो है? तो नहीं। जहाँ अगर मनी हाइस्ट के सीज़न 1 की बात करें तो उसमें 2 पार्ट थे, जो कि सीज़न 1 वन ऑफ द बेस्ट शो था मनी हाइस्ट की सीरीज़ में। सीज़न 2 ओके था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद नेटफ्लिक्स ने उसको खरीद लिया, तो इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें। सीज़न 3 उतना अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि चलो ख़त्म कर दो यार। बट मनी हाइस्ट की पूरी सीरीज़ से एक बात तो तय हो गई कि सब लोग फ़ैन हो गए थे प्रोफेसर के, और प्रोफेसर के बाद अगर किसी कैरेक्टर के फ़ैन हुए थे तो वो थे टोक्यो, बर्लिन नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक टोक्यो का स्पिन ऑफ बना देना चाहिए था, क्योंकि टोक्यो की कहानी ऑब्वियसली मनी हाइस्ट का जो फर्स्ट एपिसोड था वो टोक्यो से शुरू हुआ था, तो उसका स्पिन ऑफ बनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। कम से कम उसको जी जान लगा के हम देखते तो सही। और अगर मैं स्पिन ऑफ में टोक्यो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ कुछ सिमिलैरिटी इसमें ऐसी लगी कि शायद इसमें जो फीमेल कैरेक्टर एक है वो मुझे थोड़ी सी टोक्यो जैसी लगी। बर्लिन की अगर कहानी की बात की जाए तो ये मनी हाइस्ट के प्री इवेंट पे बेस है, कोई ऐसे डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है। बट अगर शो के अंदर बात की जाए तो शो के अंदर बर्लिन ने बात बोली है कि उसके भाई जो कि प्रोफेसर हैं वो एक दूसरी हाइस्ट प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ की अगर बात की जाए तो बर्लिन अपने कुछ इंटर्न के साथ इस चोरी को प्लान करना चाहते हैं। वो शायद किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो भी एक अच्छे हाइस्ट करता है जो कि चोरी कर सकते हैं। बट बर्लिन की ये एक सबसे बड़ी हाइस्ट है जो 44 मिलियन यूरोस के गहने चुराने हैं फ्रांस के एलीट फैमिली से। बट क्योंकि ये गहने अलग अलग जगहों पे हैं, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज के पास हैं, तो इनको एक एग्जीबिशन में लेके आया जाता है दिखाने के लिए। तो बर्लिन क्या करते हैं, बर्लिन पास के एक चर्च में आर्कियोलॉजिस्ट बन के वहाँ पे खुदाई करते हैं, सुरंग बनाते हैं, सुरंग बना के एग्जीबिशन के तहखाने तक जाते हैं जहाँ पर ये सारे गहने रखे होते हैं, और वहाँ पे जाके इनको चुराते हैं। बट पहले ये सिर्फ ट्राई करते हैं। इट्स लाइक द ट्राई बॉल जो हम क्रिकेट में करते हैं कि पहले एक ट्राई बॉल खिला दो फिर हम आगे का ओवर करेंगे। तो ये वैसा ही है कि पहले इन्होंने एक ट्राई किया कि चेक करने के लिए कि सब सिस्टम सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले ये सुरंग के थ्रू तहखाने तक जाते हैं, उसको काटते हैं, उसको चेक करते हैं कि सब सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद बोलते हैं ओके गो, अब मजे मारो। इसी बीच ये चोरी का जो प्लान और प्लानिंग सब चल रही होती है, तब बर्लिन जो है वो एग्जीबिशन के जो मालिक होते हैं उनकी वाइफ को एक टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं, क्योंकि वो मालिक के ऊपर नजर रखना चाह रहे थे। बट बर्लिन इज बर्लिन, वो आशिकी में पड़ गए। अगर मैं इसके ट्रायल की बात करूँ कि कैसे उन्होंने उसके बाद उस चोरी को अंजाम दिया, सेम उसी तरीके से जैसे ट्रायल किया है वैसे वो गए, उसी सुरंग से गए, उन्होंने गहने चुराए और सब डन हो गया। चोरी के बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बर्लिन मालिक की वाइफ पे नजर लगा रहा था, तो ऑब्वियसली उनको चोरी करने के बाद पेरिस से निकल जाना था, बट वो निकलते नहीं है, पता नहीं क्यों। और जो बाकी इंटर्न है वो भी दो दो के गुट में निकलते रहते हैं, जो उसमें से एक गुट ये करता है कि वो पता नहीं क्यों उनको ज्यादा एडवेंचर फील होता है, तो वो एक रेस कार में एक 1 मिलियन यूरो का हार भूल जाते हैं रिच किड, क्योंकि अब चोरी हो चुकी है। तो अब पुलिस को इन्फॉर्म हो जाता है, पुलिस थोड़ा यहाँ वहाँ से ट्राई करती है बट उनको कुछ खास मिल नहीं पाता है। तो शो में एंट्री होती है एलिशिया की, जो कि मनी हाइस्ट में पहले से हम देख चुके हैं, और रकेल की, जो कि प्रोफेसर की बंदी अभी बनी नहीं है, बन जाएगी। तो इसके बाद शो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, बट एक्चुअली में बताऊं तो ये शो का हम 70% अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। 30% में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो पुलिस उनको पकड़ती है, क्योंकि एलिशिया कुछ ज्यादा स्मार्ट है, रकेल भी कुछ ज्यादा स्मार्ट है। बेसिक पुलिस उतनी स्मार्ट नहीं है, सब इतने स्मार्ट लोग हैं कि उनको पता चल जाता है कि हाँ अगर कोई प्रॉप है तो वो प्रॉप है, उनको दिख जाता है, हमको नहीं दिख रहा है, सब उनको दिखता है। और क्योंकि मनी हाइस्ट है, बर्लिन है और उसके इंटर्न कुछ ज्यादा अच्छे हैं, तो किसी न किसी तरीके से सब लोग पुलिस से बचते बचाते फ्रांस से निकल ही जाते हैं, और यहाँ पे शो खत्म हो जाता है। क्योंकि पुलिस ये बात बोलती है कि इनकी ये चोरी तो कोई बात नहीं, हम नहीं पकड़ पाए, बट अगली चोरी हम पकड़ लेंगे, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब इसलिए कि तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट तुम चाहते हो कि तुमको एक वापस से मौका मिले। और शो के एंड में ये बात फिर से बोली जाती है, बर्लिन एक अपने दूसरे इंटर्न दोस्त, जो कि बूढ़ा इंटर्न है, उसके साथ बैठ के बात करता है कि हमको एक और चोरी फिर से करनी होगी, क्योंकि बर्लिन आई थिंक बहुत सारा अमाउंट वो जो एग्जीबिशन
प्रोडक्शन की जो मालिक है उसकी जो वाइफ है, क्योंकि औरत का चक्कर था तो उसको दे दिए थे। वो शो को देखोगे तो पता चल जाएगा, जो कि ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब शो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शो में कुछ कमी की बात की जाए तो जैसे कि स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है, पता चल जाता है कि इस मोमेंट पे पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े, क्योंकि 70% शो तक तो स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल होती है, 30% इंटरेस्टिंग होती है बट स्टिल प्रिडिक्टेबल है। अगर कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो वो कुछ ज़्यादा ही अब ओवर हो गई है। ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में यही कैरेक्टर है जो सब जानते हैं। बर्लिन है तो सब जानता है, अलीशिया पुलिस है तो सब जानती है। हर छोटे छोटे मोमेंट पे एक कैमरा एंगल बिल्कुल फेस के पास आएगा और बोलेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कोई कुछ नहीं है। बाकी एक और कमी है जो कि इसके बाकी इंटर्न है, वो कुछ कुछ थोड़े से सिमिलर कैरेक्टर लगते हैं मनी हाइस्ट के, जैसे टोक्यो की तरह और या नायोबी की तरह। बट ऐसा नहीं है कि शो में सिर्फ कमी है, शो में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे लोकेशन पेरिस, सारी की सारी शूटिंग लगता है आईफिल टावर के पास ही हुई है। बैठ के बात करेंगे आईफिल टावर के पास, घूमने जाएंगे आईफिल टावर के पास, 2-4 जगह हैं। तो मैं कभी पेरिस गया नहीं, बट अगर कभी जाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं आईफिल टावर के आसपास घूमूंगा तो मेरे को मनी हाइस्ट की सारी लोकेशन, मुझे बर्लिन की सारी लोकेशन मिल जाएंगी। देखा, बर्लिन शो भी ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट की ही चीप कॉपी टाइप फील आता है। मेकर सेम है बट चीप कॉपी लगता है। एक बेटर कॉल सॉल था, ब्रेकिंग बैड, अलग अलग, दोनों सब अच्छे। दूसरी अच्छी बात यह है कि लास्ट में एटलीस्ट कुछ सस्पेंस मिला था जो कि थोड़ा सा अच्छा लगा था देखने को। एक आई थिंक हो सकता है शायद ये उसकी बुरी बात हो या अच्छी बात हो, मुझे नहीं, बुरी बात इसलिए क्योंकि हो नहीं पाया, अच्छी बात इसलिए कि ट्राई कर रहे हैं। बट आई थिंक इसमें एक ऐसा गाना है जिसको ये लोग बेला चाओ की तरह रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक 7th एपिसोड में वो गाना है। बाकी अगर ओवरऑल शो की बात की जाए तो ओवरऑल शो ओके है, एक बार देखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मनी हाइस्ट की वजह से। बाकी आप लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट से बता सकते हैं। और मैंने डंकी मूवी के ऊपर कुछ बात करी है जो कि यहाँ कहीं आपको दिख जाएगी, तो उसको भी जाके देखो। थैंक यू।